गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। अब देखिए, डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा पेपर में, ठीक है? बहुत ही आसान चैप्टर है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है हम लोग +1 से सुनते आ रहे हैं। ये आपने +1 के सिलेबस में किया हुआ है। अगर ग्रेजुएट बच्चे कोई है तो उन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, ठीक है? अकाउंटिंग के सिलेबस में होता था ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब देखिए, डेप्रिसिएशन करने से पहले, डेप्रिसिएशन समझने से पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी होगी कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है। डेप्रिसिएशन किस एसेट के ऊपर लगती है, किसके ऊपर लगती है? डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो कहाँ से आया? अब देखिए, आपने एक चैप्टर किया टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में देखा आपने 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते थे? जो क्या है, रूटीन नेचर के होते थे। रूटीन नेचर के होते थे और क्या है, जिसका पीरियड विद इन ए पीरियड ऑफ सेम 1 ईयर प्रॉफिट या बेनिफिट एक्सपायर हो जाता था, ठीक है? तो जितना भी एक्सपेंसेस हुआ हम चार्ज टू क्या करते थे? ट्रेडिंग या P&L अकाउंट कर देते थे। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू ना ही वो रेवेन्यू है ना ही वो कैपिटल है। मतलब क्या होता था कि वो उसकी नेचर जो है वो रेवेन्यू है, एक्चुअल में ह्यूज अमाउंट की वजह से वो डेफर्ड बन गया, जिसका बेनिफिट क्या है 1 साल से ज़्यादा के लिए इसको बिजनेस एंटिटी को मिलेगा। तो उसको क्या है, राइट ऑफ किया जाए। उसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोला जाता था, उसके लिए राइट ऑफ वर्ड बोला जाता था। उसके लिए राइट ऑफ वर्ड बोला जाता था कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है 2 या 3 साल में, हार्डली 4 साल में या 5 साल में, मैक्स टू मैक्स 5 साल तक उसका बेनिफिट आप क्या करोगे? चार्ज टू द P&L अकाउंट करोगे, ठीक है जी। तीसरा और सबसे मेन हमारा एक्सपेंसिव होता था कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस में हमने देखा कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई आपने ऐसा कोई भी पेमेंट ऐसी करी जिससे क्या हुआ, एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ गई। कोई भी ऐसी पेमेंट करी जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। अब देखिए, फिक्स एसेट, कंस्ट्रक्शन करी, ये चारों में से आप लगा लीजिए जो कैपिटल एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है? फिक्स एसेट होती है, ठीक है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स होती हैं। अब फिक्स एसेट जो होती हैं हमारी, वो 2 टाइप की होती हैं मेरे बच्चों। फिक्स एसेट 2 टाइप की होती हैं। एक होती है डेप्रीशिएबल, फिक्स एसेट। एक होती है नॉन डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट, एक नॉन डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट्स और नॉन डेप्रीशिएबल। अब आप कहोगे सर आपने डेप्रीशिएशन तो बताया नहीं, अभी तक डेप्रीशिएशन होता क्या है? तो बच्चों हम वन बाय वन आते जाएंगे, डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन पे आते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स हैं। अब फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी होती हैं? अब फिक्स एसेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है जी, यही चीज़ें होती हैं। अब इनमें से एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकती। डेप्रिसिएशन का मतलब सर, तो चलिए पहले हम डेप्रिसिएशन का मतलब ही कर लेते हैं, ठीक है जी। पहले हम डेप्रिसिएशन का मतलब ही कर लेते हैं, फिर हम बच्चों आते हैं वापस इसी चार्ट के ऊपर, डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल के ऊपर। पहले हम डेप्रिसिएशन ही समझ लेते हैं, सिर्फ मीनिंग पे जाएंगे हम लोग। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। अब आपको पता है जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। फिक्स एसेट जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट
इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच कैन बी टच एंड सीन। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो टेंजिबल फिक्स एसेट्स होती हैं उसके लिए होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाएगी, उसकी वैल्यू को अपोजिशन कैसे किया जाएगा। अब आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग छोड़िए, अब सिंपल सी छोटी सी बात करते हैं। आपने अपने ऑफिस के लिए एक फर्नीचर परचेज करा, आपको लगता है ये फर्नीचर 5 साल मुझे बेनिफिट देगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, उस एसेट को 5 साल में डिवाइड कर दिया सिंपल तरीके से। 1 लाख रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा था। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर आप 1 लाख का फर्नीचर खरीदोगे और 1 लाख रुपए खर्चा इसी साल डाल दोगे, आप कहोगे पेमेंट तो मेरी इस साल हुई है, पेमेंट तो मेरी आज हुई है, तो सारा का सारा 1 लाख रुपए आज ही खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। क्या आज ये आपका खर्चा है? जी नहीं, खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एसेट में पैसा लगाना भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं आपकी लाइफ के साथ ही रिलेटेड, डेली रूटीन के साथ। अब देखिए, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर 2 तरीके के खर्चे करते हैं, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू कौन से? आप लोग जो खाना पीना खाते हो, घूमने जाते हो, मूवी के लिए जाते हो, ठीक है, दोस्तों की पार्टी बूटी पे जाते हो, ये जो पैसा खर्च करते हो, ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज मूवी देख के आए, 300 रुपये खर्च किया, खाना खाया वहाँ पर, 200-400 रुपये और 500 रुपये खर्च करे, पैसे उजाड़ के घर आ गए, चलो जी ठन ठन गोपाल, जेब खाली। ठीक है जी। अब उसका बेनिफिट, अब वही टिकट अगले दिन चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है जी। अब जो आपके पेरेंट्स आप लोगों की पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट। वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है। ठीक है ना, वो आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाली है। ठीक है जी। तो ऐसे ही AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है फिक्स एसेट के साथ डील करता है। AS 10 फिक्स एसेट के साथ डील करता है, वो बताता है कि किस तरीके से टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी उसकी, राइट, उसकी वैल्यू को राइट ऑफ अमोटाइज कैसे किया जाएगा। अमोटाइज का मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू को एलोकेट, सही वर्ड, एलोकेट कैसे किया जाएगा। अब इन्होंने AS 10 में जो नाम दिया गया है, डेप्रिसिएशन वर्ड दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू को, उस वैल्यू को हमने अगर 1 साल में ही खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, अगर उस 1 लाख रुपए को हमने सेम ईयर में ही एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या वो खर्चा 1 साल का है? बिल्कुल नहीं। उसका बेनिफिट तो हमें 5 साल के लिए होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो 1 साल के लिए बेनिफिट देने वाला है? बिल्कुल नहीं देने वाला। आप उसको खर्चा नहीं मानोगे, इन्वेस्टमेंट मानोगे। बेवकूफ़ लोग उसको खर्चा, एजुकेशन को, स्टडी को क्या बोलते हैं? खर्चा बोलते हैं। ठीक है जी। और खाने पीने वाली चीज़ को, उसको भी खर्चा बोलते हैं। घूमने फिरने को प्रायोरिटी देते हैं इन चीज़ों को। अब ये तो समझदारी आपके ऊपर है। ठीक है जी, आप किसको आप खर्चा मानते हो? स्टडी को भी अगर खर्चा मानते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि भाई हमने जब फिक्स एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए की फिक्स एसेट खरीदी, अब उसको अगर आज ही खर्चा रिकॉर्ड कर देते हैं, एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देते हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। जब एक चीज से आप बेनिफिट ले रहे हो 5 साल, पर उसका बर्डन सिर्फ 1 साल के ऊपर डाल रहे हो, तो दैट इज यू आर नॉट फॉलोइंग द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के चैप्टर में। वहां पे हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कि भाई एक्सपेंसेस और इनकम विल बी रिकॉर्डेड एज वेन एज दे हैपेंड और अकर्ड। एक्सपेंसेस और इनकम इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे जैसे वो एक्रू होते जाएंगे, जैसे जैसे वो हैपन होते जाएंगे, वैसे वैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने साल आपने बेनिफिट दिया है, जितने टाइम पीरियड के लिए उसका बेनिफिट लिया है,
उतने पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर या इनकम रिकॉर्ड होगा। जब फिक्स एसेट आपने खरीदी है उसका बेनिफिट आपको 5 साल के लिए मिलने वाला है, उस एसेट का, उस पेमेंट का बेनिफिट आपको 5 साल के लिए मिलने वाला है, तो आप उसको एज एन एक्सपेंसेस इस साल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली बात सोचो, सिंपल सी बात है। अकाउंट सम सुम पे हम बाद में आएंगे, पहले हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भाई डेप्रिसिएशन लगाई क्यों जा रही है, रीजन क्या है, किस वजह से डेप्रिसिएशन की जो है, क्योंकि ये फाउंडेशन से लेकर लास्ट तक, फाइनल तक आपके ये कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है, हर जगह पर काम आता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले आप कॉन्सेप्ट करिए, सम तो आप लोग कर ही लोगे मुझे पता है, ठीक है, बड़ी सिंपल से अकाउंट सम है इसके। तो डेप्रिसिएशन वर्ड किसको दिया गया, तो टर्म डेप्रिसिएशन है वो किसको दिया गया, एसेट की वैल्यू को उसकी बेनिफिट्स के, बेनिफिट जितने साल उसका आना है उसकी लाइफ में अपोजिशन करने को डेप्रिसिएशन वर्ड दिया गया, नाम दिया गया डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। और जो इंटेंजिबल, ये हम बात कर रहे थे टेंजिबल फिक्स एसेट की, टेंजिबल फिक्स एसेट की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो AS 26 जो है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट के साथ डील करता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के साथ डील करता है, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। और वहां पर इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू को एलोकेट करने को नाम क्या दिया गया है, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। ये मैंने आपको बता दिया टेंजिबल आइटम्स, राइट, टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में आप लोग वैसे भी जानते ही हो। कहते हैं जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है वो क्या है, टेंजिबल आइटम है, दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है, जो किस लिए यूज की जाती हैं, रखी जाती हैं बिजनेस एंटिटी द्वारा प्रोडक्शन के लिए। अब आप मशीनें, आपकी फैक्ट्री में मशीन पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ठीक है, PPE की डेफिनेशन में कवर होती है, ठीक है, किस लिए आपने रखी है, प्रोडक्शन करने के लिए आपने अपनी फैक्ट्री में मशीनें रखी हुई हैं। दूसरा, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, हम जो फिक्स एसेट खरीदते हैं किसके लिए, सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई करने के लिए, ठीक है, और सर्विसेज देने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो आपको लैपटॉप खरीदा हुआ है, कैमरा बाय किया हुआ है, कंप्यूटर है, AC है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें, फर्नीचर फिक्चर है, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें हमने किस लिए खरीदी हुई हैं, फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है ना। कोई प्रोडक्शन के लिए एसेट खरीद रहा है, कोई ट्रेडिंग के लिए, तो कोई सर्विस के लिए, कोई बिजनेस एंटिटी। तो वो सारी की सारी एसेट्स क्या हैं, या तो फिर वो रेंटल के लिए भी हो सकता है। अब कई बिजनेस एंटिटी क्या करती हैं, एसेट परचेज करके और उसको क्या करती है, रेंट पे दे देती हैं, लीज पे दे देती हैं, वो चीज़ एसेट को लीज पे देती हैं। अब देखा जाए वो उनका भी तो वो बिजनेस ही है, बिजनेस है, ठीक है ना। तो और लास्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी कई लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूज के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एसेट्स होती हैं, यूज होती हैं, ठीक है, एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो क्या है 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है, टेंजिबल आइटम्स हैं, जो क्या है किसके लिए यूज होती हैं, गुड्स प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए होती हैं, ट्रेडिंग के लिए होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती हैं, या फिर रेंटल पर्पस के लिए होती हैं, और उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट इन द कॉमन पैरेलेंस, बिल्कुल जी, इनको हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसको। व्हेन ए फिक्स एसेट इज परचेज इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट ओरिजिनल कॉस्ट और एक्विजिशन कॉस्ट और परचेज कॉस्ट। जब हम एसेट खरीदते हैं तो इसको क्या है, किताबों में हम
या तो फिर ओरिजिनल कॉस्ट पे या एक्विजिशन कॉस्ट पे या परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, इन चारों में से एक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट है जी। हाउ एवर फिक्स एसेट आर यूज टू अर्न रेवेन्यू for a number of accounting periods in future with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded। क्या कहते हैं जी, फिक्स एसेट को हम किस लिए यूज करते हैं, टू अर्न द रेवेन्यू। अब हम लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीजें जो हैं, एसेट्स जो हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, टू अर्न द रेवेन्यू। ठीक है ना, टू अर्न द रेवेन्यू फॉर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरा लैपटॉप 1 साल चलेगा, क्या मेरा कंप्यूटर, क्या मेरा कैमरा, एसी, राइट, ये सब चीजें, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब चीजें 1 साल चलेंगी, बिल्कुल नहीं जी। 1 साल से ज्यादा के लिए इनकी लाइफ है। तो नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा इनका बेनिफिट होगा जब, और कहते हैं विद द सेम एक्विजिशन कॉस्ट, वही एक्विजिशन कॉस्ट होगी, उसके ऊपर थोड़े बहुत खर्चे होते रहेंगे मेंटेनेंस के, जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अनटिल, अब जब तक वो फिक्स एसेट, हम उस कॉस्ट उसकी वही रहेगी, कॉस्ट उस एसेट की वही रहेगी जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाती या फिर डिस्कार्डेड नहीं कर दी जाती। ठीक है जी, डिस्कार्डेड मतलब अलग कर, निकाल देना। ठीक है जी, किसी भी रीजन की वजह से। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट ए पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट is treated or allocated as an expense in the accounting period in which the asset is utilized। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट, कहते इसलिए जरूरी है, पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट, पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इज ट्रीटेड और एलोकेटेड एज एन एक्सपेंसेस। कहते एसेट का, एसेट की एक्विजिशन का, एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ हिस्सा, पार्ट, कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए एक्सपेंसेस के तौर पे। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई 1 लाख की जो मैंने फिक्स एसेट खरीदी है, क्या उसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा, बिल्कुल नहीं यार, उसका बेनिफिट तो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। तो फिर क्या है, उसको क्या है, 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, इन विच द एसेट इज यूटिलाइज्ड। जितने अकाउंटिंग पीरियड के लिए एसेट यूटिलाइज होगी, बेनिफिट उसका मिलेगा, उतने अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। मैं आपको पहले पॉइंट से ही, फर्स्ट मिनट से ही आपको क्या बोलता आ रहा हूँ, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो किसके लिए है, कि आपने जो पैसा खर्च किया, आपने जो पैसा खर्च किया उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाए। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इनकर किया, स्पेंड किया, पेड किया, उस पैसे को एज एन एक्सपेंडिचर बुक्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, उसी प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, इनका कहना है कि यार ये जेन्युइन बनता है कि भाई आपने जो एसेट खरीदी है उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए है, और इसको क्या है, एज एन एक्सपेंसेस 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बुक्स में आना चाहिए। ठीक, द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एलोकेटेड इन सच मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कहते जो अमाउंट और वैल्यू एलोकेट की जाएगी हर अकाउंटिंग ईयर में, उसको क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको बोला शुरू से ही, पहली एग्जांपल हर लाइन के साथ जोड़ के देख लीजिए कि भाई 1 लाख रुपए जो हमने खर्च किया उसको लेट कीजिए कि हमने 5 साल उसको एलोकेट कर दिया एज एन एक्सपेंडिचर। तो हर साल में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ, अमाउंट एलोकेट हुई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, अब आते हैं वापस जो हम बात कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में। अब देखिए हमें ये तो लग गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट जो हमने परचेज करी उसकी कॉस्ट को एलोकेट करना उतने ही पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में, जितने अकाउंटिंग पीरियड में उस एसेट से बेनिफिट आ रहा है। ठीक है जी, उसको एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना, किसको, P&L अकाउंट को एज एन एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड, जो एलोकेट की गई है अमाउंट, उसको, एलोकेटेड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं।
ठीक है जी। अब बात आती है फिक्स एसेट की। टेंजिबल फिक्स एसेट दो तरीके की होती हैं, एक डेप्रीशिएबल। डेप्रीशिएबल का मतलब जो जिसकी वैल्यू धीरे 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 कम होती रहेगी, ठीक है। नॉन डेप्रीशिएबल जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है, जिसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, जिसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। आपने आपने मोबाइल खरीदा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू, उसकी जो एक्चुअल में जो लाइफ है वो धीरे धीरे वन बाय वन कम होती जा रही है। लैपटॉप खरीदा आपने, धीरे 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 आपको भी पता है धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म होती जा रही है, एक्सपायर होती जा रही है, ठीक है जी। मतलब फर्नीचर खरीदा आपने, मशीनरी खरीदी, एसी खरीदा, हर चीज की एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ। जिसकी क्या है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है जिस फिक्स एसेट की, वो डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट होती है। और नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच हैव अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, जिसकी क्या है, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, अनलिमिटेड। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ी है लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि लैंड का कुछ बिगड़ने नहीं वाला, लैंड जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसी आपने खरीदी थी 10 साल पहले, वैसे ही 10 साल बाद रहेगी, 20 साल बाद रहेगी, 30 साल बाद वही रहेगी। लैंड का कुछ घसेगा? कुछ नहीं घसेगा। मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ओरिजिनल कॉस्ट तो उतनी रहेगी जितनी की वो खरीदी थी। बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट तो वही रहेगी। अब वो बात अलग है, जब आप सेल करोगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो अलग बात है। पर क्या जो आपने लैंड खरीदी थी, आपने अगर अपने 500 गज का अगर प्लॉट खरीदा, तो क्या 2 साल बाद या 10 साल बाद वो घर एप्रिशिएट हो गया? क्या 300 गज का प्लॉट हो जाएगा? नहीं ना। 500 गज का प्लॉट 500 गज का ही रहेगा 5 साल बाद या 50 साल बाद भी, वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए लैंड जो है नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगनी मेरे बच्चों। और अब डेप्रिशिएबल कौन सी है जी? अभी तो मैंने इतने सारे नाम लिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स। ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है, जिसकी वैल्यू जो है धीरे 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 डाउन होती जाती है, जिसकी यूजफुलनेस धीरे 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 डाउन होती जाती है, लाइफ उसकी धीरे धीरे एक्सपायर होती जाती है। ठीक है ना, तो वो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स होती हैं, इनके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज होगी मेरे बच्चों। ठीक है जी, पता लग गया जी। इस चैप्टर में हम कौन सी एसेट की बात करने वाले हैं? फिक्स एसेट की। सर फिक्स एसेट तो दो होती हैं, बिल्कुल दो होती हैं, एक टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। तो सर हम इस चैप्टर में कौन सी फिक्स एसेट की बात करेंगे? इस चैप्टर में मेरे बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी फिक्स एसेट की? टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि AS 10 जो है टेंजिबल फिक्स एसेट और टेंजिबल फिक्स एसेट और उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है। ठीक, और इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए वर्ड बना हुआ है, टर्म बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, अमोर्टाइजेशन। तो यहां पर इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे? टेंजिबल फिक्स एसेट की। तो टेंजिबल फिक्स एसेट तो समझ आ गया, कौन सी वाली टेंजिबल फिक्स एसेट? टेंजिबल फिक्स एसेट जो डेप्रीशिएबल है, डेप्रीशिएबल है, क्योंकि टेंजिबल फिक्स एसेट दो तरीके की होती हैं, एक डेप्रीशिएबल, एक नॉन डेप्रीशिएबल। डेप्रीशिएबल कौन सी होती है? डेप्रीशिएबल वो होती हैं जिसकी क्या है, वैल्यू धीरे 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 घटती जाती है। नॉन डेप्रीशिएबल वो होती हैं जो क्या है, जैसे हमने खरीदी थी वैसे ही 10 साल बाद उसकी
क्या रहेगी, एज इट इज, उसकी जो एक्चुअल नेचर थी वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें ना कुछ बदलाव आएगा, एज इट इज वो रहेगी। ठीक है जी, वो क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट होती हैं। ठीक, चलिए अब चलते हैं आगे। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या कारण है, किन कारण की कॉजेज की वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, किन कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। पहला कारण है मेरे बच्चों, फिजिकल वेयर एंड टेयर। अब जब हम नए कपड़े खरीदते हैं तो बड़े ही शानदार, बड़े ही जानदार चमक रहे होते हैं, ग्लो मार रहे होते हैं आपका फेस भी और आप भी। ठीक है जी, धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी धुलाई होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, उसकी जो ग्रेस होती है वो कम होती जाती है। मतलब क्या है, वेयर एंड टेयर। आपने मोबाइल खरीदा, पहले दिन तो क्या आप शानदार तरीके से चमका चमका के रखते हो। ठीक है जी, बैक कवर लगा के रखा जी, फ्लिप वाला कवर लगा के रखा, बिल्कुल संभाल संभाल के रखा। 6-8 महीने 10 महीने हुए तो पता लगे हर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद गिर रहा है नीचे। ठीक है जी, तो संभाल संभाल के रखा जा रहा है उसको। 10 महीने बाद, 8 महीने बाद देखते ही नहीं हम लोग। ठीक है जी, वो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी फिजिकल वेयर एंड टेयर होती जाती है, उसकी वैल्यू कम होती जाती है, जिसकी वजह से क्या है, हमें क्या है, डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। When the fixed asset are used, the value of such asset may decrease. ठीक है ना, such decrease in the value of asset is said to be due to the physical wear and tear. अब देखिए may वर्ड यूज किया गया, ध्यान से देखिए जरा। अब इसका भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। The value of such asset may decrease, will be decrease नहीं लिखा हुआ, वही डिक्रीज होएगी होएगी, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि कई बार क्या होता है, आपने लाख रुपए की चीज खरीदी, ठीक है, लाख रुपए की चीज खरीदी, 4 साल उसको इस्तेमाल किया, 4 साल इस्तेमाल करने के बाद भी जब आपने बेचा तो वो ज्यादा पे बिक गई, 1.25 लाख पे बिक गई, 1.5 लाख, 1 लाख, मोर देन 1 लाख पे बिक गई। ठीक है, जितने की खरीदी थी उससे ज्यादा पे बिक गई। हो जाता है कई बार। जैसे आपको पता है, जो ऑल्टो कार है, ऑल्टो कार का आपको, आपने सुना होगा कि मोस्टली क्या होता है, कई लोग जब सेकेंड हैंड खरीदते हैं, ठीक है, जितने की खरीदते हैं 4 साल बाद वो उसे कई बारी तो ज़्यादा की बिक जाती है, 5 साल बाद, 6 साल बाद आप बेचते हो, क्योंकि उन्होंने इतना कॉस्ट मैनेजमेंट करी हुई है, इतनी ज़्यादा कॉस्ट मेंटेन करी हुई है, लो कॉस्ट मेंटेन करी हुई है, और क्वालिटी भी साथ में, कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से उन लोगों ने, टाटा ने इस चीज़ को, मारुति ने, सॉरी, अपना फॉलो किया हुआ कोस्ट को। ठीक है, तो वो क्या है, उस केस में अपोजिट हो गया, इसलिए मे वर्ड यूज किया गया यहाँ पर, कि जो वैल्यू है सच एसेट की वो डिक्रीज भी हो सकती है, मोस्टली डिक्रीज होती है, मोस्टली डिक्रीज ही होती है। जैसे मैंने कहा कि आपने फर्नीचर लिया, फर्नीचर आपको खास करके फर्नीचर वगैरह तो फिर भी कम वैल्यू डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम, हम कोई भी चीज़ दुकान से लेकर आते हैं तो 1 महीने बाद बेचो, उसकी वैल्यू 60-70% से ज़्यादा नहीं रह जाती, राइट। तो मतलब क्या है, उसको हम इस्तेमाल करते जाते हैं, मोस्टली जो एसेट्स होती हैं हम उसको यूज़ करते हैं, वेयर एंड टेयर करते हैं, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो उस कम होने की वजह से हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। ठीक है जी, पहला कारण। दूसरा कारण है फ्लैक्शन ऑफ टाइम, समय की वजह से, विद द पैसेज ऑफ टाइम, it means decreases in the value of asset due to the passage of time even if they are not put to use. अब कई बार क्या होता है, कोई एसेट्स, बड़ी सिंपल सी बात, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसके ऊपर। आपने लैपटॉप लिया, खरीदा, 50,000 रुपये का खरीदा, 2018 में मान लीजिए आपने खरीदा, ठीक है, 2018 में खरीदा, आपने खरीदा था 50,000 का, आपने यूज किया नहीं, पड़ा रहा पड़ा रहा पड़ा रहा, 2021 में आपने उसको बेच दिया।
2021 में आपने उसको बेच दिया, बेचने लगे, सॉरी बेचने लगे, आपने सपोज करो मुझे बेचने की बात करी, आपने कहा सर ये मैंने 50,000 का खरीदा था, राइट सर, बिल्कुल नया पड़ा है, मैंने हार्डली 2-4 घंटे ही चलाया होगा, तो क्या मैं उसको 50,000 का 40,000 का खरीद लूंगा? बिल्कुल नहीं खरीदूंगा, चाहे मुझे पता भी हो कि वाकई सच में ये चीज इस्तेमाल यूज नहीं हुई, एज इट इज नहीं पड़ी हुई है, फिर भी उसकी वैल्यू जो है नहीं रहेगी। क्यों नहीं होगी? टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने की वजह से, राइट, मार्केट कंडीशन की वजह से, सिचुएशन की वजह से, राइट, मार्केट डिमांड की वजह से, राइट, फैशन की वजह से, ट्रेंड की वजह से, ये रीजन की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा, एसेट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, राइट। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? व्हेन द एसेट्स आर एक्सपोज टू बी फोर्सेस ऑफ द नेचर लाइक वेदर, रेन, समर एटसेट्रा, राइट। अब क्या होता है, हमने एसी खरीदा, 4 महीने यूज हुआ, 8 महीने पड़ा रहा। अब आप कहो कि एसी तो साल में 4 महीने यूज हुआ है, तो डेप्रिसिएशन तो 4 महीने की लगनी चाहिए, 12 महीने की नहीं लगनी चाहिए। पर हमें पता है जो एसी की लाइफ है हार्डली 5 साल है, 4 साल से 5 साल है मैक्स टू मैक्स। ठीक है जी, क्योंकि कंपनियां जानबूझ के बनाती इस तरीके से है कि 4 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, यही चल रहा है जी। ठीक है, 1 बाय 1 वो क्या करते रहते हैं कि पता है धीरे धीरे बिजली महंगी होगी, इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू एसी से भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो कंपनियां क्या होती हैं, हर कोई क्या है, कस्टमर क्या है, कॉस्ट कॉन्शियस हो जाता है, तो वो क्या करता है, कहते हैं पुराना एसी है, तो जैसे जैसे उसको इस्तेमाल किया, वेयर एंड टीयर किया, उसकी वैल्यू कम होती गई। अब आप कहोगे हम सेकंड पॉइंट हम क्या पढ़ रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरता गया, एसेट पड़ी रही आपकी, आपने यूज तो किया नहीं, फिर भी हम उसको पूरे साल की डेप्शन लगाएंगे, क्योंकि समय की वजह से, क्योंकि एसेट की जो लिमिटेड यूजफुल लाइफ, मैंने आपको क्या बोला था, यहां पे हम बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे, लिमिटेड यूजफुल लाइफ की, कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगनी है, उस एसेट के ऊपर लगनी है जिसकी लाइफ लिमिटेड है, जिसकी यूजफुल लाइफ लिमिटेड है। तो यहां पर एसी की लाइफ जो है वो लिमिटेड है, 5 साल, 7 साल, 8 साल, इससे ज्यादा नहीं चल सकता, कभी भी नहीं चल सकता। ठीक है जी, आप धक्के से चलाई जाओ 10 साल, 15 साल, वो अलग बात है। नॉर्मली 5 से 8 साल मैक्स टू मैक्स इसकी लाइफ होती है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे उसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, इकोनॉमिकली वैल्यू उसकी रिड्यूस होती जाएगी, दैट इज कॉल्ड कॉज क्या है, इसी वजह से हम क्या है, डेप्रेशन लगाते हैं। तीसरा है चेंजेस इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब डेप्रिसिएशन लगाने का एक और कारण होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदलाव। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बदलाव के 2 पॉइंट हैं, मार्केट चेंजेस और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, जो मैं आपको पिछले पॉइंट में भी, पैसेज ऑफ टाइम में भी बात कर चुका हूं कि भाई आपका लैपटॉप आपने खरीदा, 4 साल पड़ा रहा, आप कह रहे हो कि मेरा तो नया नकोर पे पड़ा है, मेरा लैपटॉप तो नया नकोर पड़ा है, अब इसको क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ा ही नहीं जी, ये तो आपको पता है ना नहीं बिगड़ा। अब 4 साल में टेक्नोलॉजी कितनी चेंज हुई ये तो आप भी जानते हो, ठीक है ना, पिछले 4 साल में कितनी टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से चेंज हो गई ये आप लोग भी जानते हो। कहाँ नॉर्मली बहुत ही थोड़ी परसेंटेज, बहुत ही वेरी नेग्लिजिबल परसेंटेज होती थी जो बच्चे क्या है ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड होते थे, पर कुछ ही सालों में सारा का सारा ट्रेंड होकर जो बच्चे क्या है आज की डेट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ऑनलाइन में, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करते हैं ऑनलाइन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप जब मर्जी घर पे बैठे बैठे कंफर्टेबल, जॉब वाला बच्चा भी है, कोई निडी है, कोई काम करना चाहता है किसी तरीके के साथ, अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प, पेरेंट्स की हेल्प करता है, राइट, वो जब मर्जी चाहे, जिस टाइम मर्जी चाहे वो अपना स्टडी का स्केड्यूल बना सकता है, ठीक है ना।
ये किस वजह से? टेक्नोलॉजिकल की वजह से। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से एसेट की वैल्यू भी कम हो गई, घट गई। ठीक है, दूसरा मार्केट चेंजेस, व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजेज ड्यू टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द एसेट। अब जैसे मैंने कहा कि फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, मार्केट की सिचुएशन चेंज हो गई, इन रीजंस की वजह से भी एसेट की वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, एसेट की जो वैल्यू है, एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, बड़ी सिंपल सी बात थी भाई, मार्केट चेंजेस की वजह से या फिर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से भी हमें डेप्रिसिएशन लगानी पड़ती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सारी चीजें इकट्ठी हों। जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में बोला, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय गुजरता गया, समय गुजरता गया, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली थी। समय गुजरने की वजह से, टाइम पास होने की वजह से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है लगातार। अब टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से आपकी एसेट की वैल्यू मिट्टी हो गई है, ना के बराबर हो गई है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने एक ली हुई चीज की एग्जांपल दे देता हूं आपको। मैंने एक प्रिंटर लिया, 7-8 हज़ार रुपये का प्रिंटर था। ठीक है, प्रिंटर कम स्कैनर था वो। तो क्या हुआ जी, उसमें एक छोटी सी कार्ट्रिज पड़ती होती थी, तो उस समय यूजेज भी बहुत लिमिटेड थी। तो वो प्रिंटर मैंने हार्डली 4-5 महीने यूज़ किया होगा। उस टाइम यूजेज भी बहुत लिमिटेड सी होती थी, हार्डली मैंने 200-300 पेज निकाला होगा उस प्रिंटर पे। तो वो प्रिंटर घर ले आया, घर पे वो पड़ा रहा, 3-4 साल कम से कम हो चुके हैं पिछले, वो स्टोर में ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब आज की डेट में अगर मैं बेचने की भी कोशिश करूंगा किसी को, राइट, OLX पे भी डाल दूंगा, तो हार्डली कितने का बिकेगा वो? मैक्स टू मैक्स 1,000 रुपये का। क्योंकि वही प्रिंटर आज की डेट में कितने का? 4,000 से 4,500 के बीच में मिल जाता है नया। तो कोई बेवकूफ़ इंसान क्यों मेरे से 2-3 हज़ार रुपये का खरीदेगा? ठीक है जी, कोई मेरे से क्यों खरीदेगा महंगा, वो भी इतना पुराना? ठीक है जी, इतनी पुरानी चीज कोई मेरे से क्यों खरीदेगा? तो मतलब क्या हुआ, समय गुजरता गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से एसेट की वैल्यू भी चेंज हो गई, वैल्यू रिड्यूस हो गई, डिक्रीजेज हो गई। अब वो डिक्रीजेज, वैल्यू डिक्रीज को हमें क्या करना होगा? पहले ही एस्टिमेट करके चलना होगा कि हाँ, इसको हमें क्या है, बुक्स में एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करके चलना है। ठीक है जी, एक बिजनेसमैन है, उसने मशीन खरीदी, मशीन खरीदी, मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की। अब उसको लगता है यार ये मशीन चलाऊं चाहे ना चलाऊं, 4 साल बाद टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जानी है। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं रह जानी, और ये मशीन तो स्पेशल, ये जो आज प्रोडक्ट की डिमांड है, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ही इस्तेमाल हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा पहले क्या होता था, कार्गो पैंट्स आती थी, कार्गो पैंट आती थी, वो बहुत सारी पॉकेट्स वाली, आगे 2 पॉकेट्स होती थी, पीछे 2 पॉकेट होती थी, दो अपना 2-3 नीचे भी होती थी, गोडों अपना हमारे नी की तरफ। ठीक है, तो मतलब क्या है, वहाँ पे 4 से 8 पॉकेट के करीब होती थी, 4 से 8 पॉकेट के करीब होती थी। ठीक है, तो उसके लिए सपोज करो कोई स्पेसिफिक मशीनरी लेकर आए आप। अब वो मशीन क्या हुआ, आपने 2 साल बाद वो पेंटें दिखनी बंद हो गई। अब पिछले 2-3 साल से ट्रेंड किसका चला हुआ है? रग्ड जीन्स का, फटी हुई जीन्सों का ट्रेंड चला हुआ है जी। ठीक है जी, पहले कितना ज़्यादा ट्रेंड था उसका, आज से 1 साल पहले, राइट, कितना ट्रेंड था। अब धीरे धीरे वो भी कम होता गया, क्योंकि जो फैशन होता है ना, शुरू होता है बॉलीवुड वगैरह से, मॉडल से शुरू होता है, देखते हुए गानों से। ठीक है, अब वो धीरे धीरे जब वो चीज़ बिल्कुल नई नई होती है तो वो बहुत कॉस्टली बिकती है, क्योंकि वो किसी किसी स्पेसिफिक बंदे ने, रेयर बंदे ने, मॉडल ने, सिंगर ने, एक्टर ने, इन लोगों ने डाली होती है। फिर कुछ सुपर रिच फैमिली से जो बच्चे होते हैं वो खरीदते हैं,
फिर धीरे धीरे मशीनें उसकी आनी शुरू होती हैं मार्केट में, फिर धीरे धीरे जब नीचे तक हर बंदा पहनने लग जाता है तो देखता है कि उसकी वैल्यू ही मार्केट में डिमांड कम होती जाती है, तब तक कोई और नई डिमांड खड़ी हो जाती है मार्केट में, नया प्रोडक्ट की मार्केट बन चुकी होती है। तो वो पुराना प्रोडक्ट क्या हो जाता है, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है, उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, तो वो मशीन भी ऑब्सोलीट हो जाती है टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही प्री एस्टिमेट करके चलते हैं, इसकी डिमांड मैक्स टू मैक्स इतने साल है, ये मशीन इतने साल चलने वाली है, 2 साल चलने वाली है, 4 साल चलने वाली है, 10 साल चलने वाली है, तो हम उसको उसी हिसाब से डेप्रिशिएट एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। ठीक, और लास्ट है एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। कई बार क्या होता है, व्हेन द एसेट यूजेस डिपेंड अपॉन द टाइम बाउंड एग्रीमेंट, टाइम बाउंड एग्रीमेंट होता है कई बार सरकार की तरफ से, द वैल्यू ऑफ द सच एन एसेट में डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, राइट ऑफ पेटेंट्स, पेटेंट राइट देने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई एसेट के लिए 2 साल का राइट है, एसेट को चलाने के लिए आपके पास 2 साल का पेटेंट राइट है। ठीक है, तो इसका मतलब है उस एसेट की कॉस्ट जो है 2 साल में ही आपको क्या करनी पड़ेगी, अमोटाइज करनी पड़ेगी, उसकी एसेट की वैल्यू को डेप्रिशिएट एलोकेट करना होगा 2 साल में। ठीक है जी, लीगल रीजन भी हो सकता है। ये हमारे कुछ कॉजेज थे जिनकी वजह से डेप्शन लगाते हैं, फिजिकल वेयर एंड टेयर की वजह से, राइट, पासेज ऑफ टाइम की वजह से, टेक्नोलॉजी चेंज की वजह से, और एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट की वजह से। पर्पस बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या पर्पस है डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता सर, ऐसा नहीं हम कर सकते, क्यों पंगे में इतने झंझट में डले पड़े हुए हैं हम लोग। सर एसेट खरीदी, लाख रुपए की एसेट खरीदी है, तो इसी साल ही डेबिटेड टू द P&L कर दो, सीधा ही एक ही एंट्री डालो, ये झंझट खत्म करो। क्या एंट्री डालते हैं फिक्स एसेट खरीदने की, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री डालते हैं हम लोग। फिर एसेट की फिर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होती है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सॉरी, या डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ठीक है, फिर हम तीसरी एंट्री करते हैं उसको P&L में ट्रांसफर करने की, उसकी क्या एंट्री होती है, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। 3 एंट्रियां डालनी पड़ी हर साल, 3 दो, अगले साल 2 एंट्रियां डालेंगे। तो सर इससे अच्छा क्या करते हैं, दफा करो, हम लोग एक ही एंट्री डाल देते हैं, एक ही एंट्री डाल देते हैं, किस चीज की, एक्सपेंसेस की। ठीक है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और उसको ट्रांसफर कर देते हैं P&L में, P&L अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, दैट्स इट। क्यों ना ऐसा किया जाए, नहीं कर सकते। पर्पस, डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है, किस वजह से हम नहीं कर सकते, क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से हम ये लोग नहीं कर सकते। चलिए जानते हैं उद्देश्य क्या है इसके पीछे। टू असरटेन द ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज, सबसे बड़ी बात, ट्रू एंड फेयर रिजल्ट ऑफ द एंटरप्राइज। आपने एसेट खरीदी लाख रुपए की, ठीक है, एसेट खरीदी लाख रुपए की, एसेट खरीदी, अब उसको आपने एलोकेट कर दिया, सपोज करिए, सॉरी, एलोकेट कर दिया सेम ईयर में, लाख रुपए का खर्चा आज ही डाल दिया, तो देखा जाए इस साल एक ह्यूज अमाउंट इनकर हुई है, जिसकी वजह से प्रॉफिट बहुत कम हो गया। अगले साल आपने मशीनरी नहीं खरीदी, ठीक है, तो अगले साल प्रॉफिट आपका अच्छा शो कर रहा है। ठीक है, तीसरे साल फिर बड़ा अच्छा शो कर रहा है, चौथे साल आपने एक और फिक्स एसेट खरीद ली, अब चौथे साल फिर कम हो गया। इन्वेस्टर सोचेगा यार यहाँ पे चल क्या रहा है, किसी साल प्रॉफिट बहुत लो हो जाता है, किसी साल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टर का जो दिमाग है वो डगमगा जाएगा, इन्वेस्टर की जो सोच है थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, वो कंपनी में इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएगा, नापसंद करेगा। ठीक, इन्वेस्ट करने से हिचकिचाएगा। अब एक्चुअल में हुआ क्या, रिजल्ट फेयर नहीं आया, प्रॉफिट सही नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि दूसरा कारण ये था
कि एसेट की जो वैल्यू है उसका बेनिफिट तो 5 साल के लिए आना था, एसेट से बेनिफिट तो 5 साल के लिए आना था, पर हमने क्या किया, उसको सेम ईयर में ही डेबिटेड टू द P&L कर दिया, जिससे प्रॉफिट रिजल्ट फेयर नहीं आया। ठीक है ना, रिजल्ट फेयर नहीं आया। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन लगाने का पहला उद्देश्य क्या होता है, हम फेयर रिजल्ट जानना चाहते हैं। ठीक है ना, कई बच्चे होते हैं बड़े ईमानदार बच्चे होते हैं कि भाई पेपर में नकल नहीं मारनी, फेल होते हैं हो जाएं, क्योंकि वो कहते हैं कि फेल होएंगे या पास होएंगे हम अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत के साथ। अगर भगवान को मंजूर होगा तो मैं पास हो जाऊंगा, अगर नहीं मंजूर है तो नहीं सही। मैंने नकल नहीं मारनी, मैं अपनी ईमानदारी से, अपनी मेहनत से पास होऊंगा। ठीक है जी, उनका सिंगल मोटिव यही होता है कि फेयर रिजल्ट आना चाहिए। करेक्ट है, पहला कारण ये होता है डेप्रिसिएशन लगाने का पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य ये होता है टू शो द एसेट एट ट्रू वैल्यू। इफ द रॉन्ग डेप्रिसिएशन इज चार्ज इट विल शो द रॉन्ग वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू एसेट को सही कीमत पर रिकॉर्ड करना। अब सपोज कीजिए एसेट, अब हम ये एक तो मैं एग्जांपल ये ले रहा हूं कि भाई एसेट की सारी वैल्यू आपने क्या करा, एसेट की सारी वैल्यू क्या करा, चार्ज टू द P&L कर दिया। अब अगर हम इसका उल्टा कर दें कि यार एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देते हैं, बैलेंस शीट में एसेट पड़ी रहने देते हैं, जब 5 साल बाद बेचेंगे तो देखी जाएगी। ठीक है, अब उल्टा हो गया, 5 साल बाद जब अपने फिक्स्ड बेची, बुक में वैल्यू कितनी थी, 1 लाख रुपए की, बिकी कितने की, 5,000 रुपए की, 5,000 रुपए की। ठीक है जी, अब फॉर एग्जाम्पल बैंक लोन के लिए वैल्यूएशन कर रहा है, आपको लोन देना है, बैंक वैल्यूएशन कर रहा है, आप कह रहे हो जी लाख रुपए की एसेट है जी हमारे पास, बैंक ने मार्केट वैल्यू पता करी, पता लगा 5,000। यार आप तो हमारे साथ फ्रॉड करने वाले थे, हमारे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। आप 5,000 रुपये वाली वैल्यू वाली एसेट को कितने का शो कर रहे हो, लाख रुपए का शो कर रहे हो। उल्टा वो फ्रॉड का केस लगा देंगे, आपको लोन देने की बजाय। ठीक है जी, तो मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन लगाने का एक और पर्पस क्या होता है, आप एसेट को सही वैल्यू पर रिकॉर्ड करना चाहते हो, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहते हो। ठीक, तीसरा, टू जनरेट द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। सिंस डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन की मैंने क्या एंट्री बताई आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, इसमें कोई कैश गया, बिल्कुल नहीं गया, डेप्रिसिएशन में कोई कैश नहीं गया। ठीक है, पर आज जब हमने एसेट जीरो पीरियड होता है जिस टाइम हमने एसेट खरीदी थी, अब जीरो पीरियड में हमने कोई पैसा तो खर्च किया नहीं, सॉरी पेमेंट करी फुल, उस समय सारा पैसा चला गया। अब 5 साल कोई खर्चा तो किया नहीं, पेमेंट कोई करी नहीं, तो 5 साल बाद जब हम इकट्ठा, अब हमें 5 साल बाद एसेट क्या हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, अब हमें नई एसेट खरीदनी पड़ेगी, 5 साल बाद नई फिक्स एसेट, न्यू फिक्स एसेट खरीदनी पड़ेगी। तो जब इकट्ठे पैसे निकालने होंगे ना, फिर बड़े परेशान करेंगे, फिर वो बहुत परेशान करेंगे जब इकट्ठी पेमेंट हमें देनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब हमें इकट्ठे पैसे निकालने पड़ते तो बड़ी मुश्किल होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक और बड़ी आसान सी एग्जांपल देता हूं। सपोज करिए, ये एग्जांपल किसके ऊपर है, जनरेट द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ठीक, सपोज करिए आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो इस तरीके से है, ग्रॉस प्रॉफिट है 1 लाख रुपए,
एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपये, डेप्रिसिएशन है 20,000 रुपये, नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपये। तो ये टोटल हो गया 1,00,000 रुपये। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी जेब में, मेरी जेब में कितने का प्रॉफिट है, कितना कैश है, 20,000 रुपये। प्रॉफिट मेरे पास कितना है, आपको लग रहा है 20,000 रुपये। सही लग रहा है आपको? नहीं, गलत है। क्यों? 20,000 रुपये तो प्रॉफिट है, जो कैश में है वो तो सत्य है, कैश है, सत्य है। पर एक बीच में खर्चा ऐसा भी है जो खर्चा तो रिकॉर्ड हो गया है, एक्सपेंसेस तो रिकॉर्ड हो गया है, पर जिसमें पैसा नहीं गया, कैश नहीं गया, ठीक है, आउटफ्लो नहीं हुआ। तो बड़ी सिंपल सी, वो खर्चा कौन सा है, डेप्रीसिएशन। तो प्लस आप कर दोगे डेप्रीसिएशन 20,000। तो इसका मतलब है आपकी जेब में इस समय 20,000 नहीं 40,000 रुपये हैं। 20,000 रुपये आपने अलग निकाल के रख लिए कि भाई ये 20-20 करके इकट्ठे करते जाएंगे, 1,00,000 रुपये इकट्ठा हो जाएगा। जितना भी इकट्ठा होगा तो हमें क्या होगा, 5 साल बाद मशीन नहीं खरीदना आसान हो जाएगा। आसानी से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते जाएंगे। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स क्या करते हैं, ज़्यादातर लड़कियों के, गर्ल्स के केस में, ठीक है जी, मेरी भी एक गुड़िया है छोटी सी अभी, ठीक है, मैं भी क्या करूँगा, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी है। भाई जब वो बड़ी होगी, कल वो शादी के लायक होगी, तो मेरे पास इतना सफिशेंट मनी होना चाहिए कि मैं बड़े ही अच्छे तरीके से, धूमधाम से अपनी लड़की की, अपनी डॉटर की शादी कर पाऊँ, ठीक है ना। तो मतलब क्या है, हम धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और जब टाइम आता है तो उसको अच्छे तरीके से स्पेंड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी कंपनी जो पैसा डेप्रिसिएशन लगा रही है, किस लिए लगा रही है, टू जनरेट द फंड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। कि भाई धीरे धीरे हम खर्चा रिकॉर्ड करते जाएंगे। जब एसेट रिप्लेस हो जाएगी, जब एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, तो उन्हीं पैसे से एसेट नहीं खरीद लेंगे, ठीक है जी। टू असरटेन द नेक्स्ट है, टू असरटेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए। अब अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, तो जब आप प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हो वो सही नहीं पता लगेगी। जैसे मैंने कहा, 1,00,000 रुपए की एसेट थी, वो 5 साल यूज होएगी, तो 20 आपने एलोकेट कर दी। अगर आप पहले साल कैलकुलेट कर रहे हो कि एसेट की, प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, तो उसमें क्या करते हो, आप सारी की सारी 1,00,000 रुपए एसेट की कॉस्ट राइट ऑफ कर देते हो, डेप्रिसिएशन के तौर पे रिकॉर्ड कर देते हो, 1,00,000 रुपए डाल देते हो पूरी की पूरी अमाउंट। जिससे क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो बढ़ गई। अब आप कहोगे यार मार्केट में बिक रहा है 20 रुपए का, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 22 रुपए, 22 रुपीज, ऐसा कैसे हो सकता है? वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, वो लॉस पे बेची जा रहे हैं इतने टाइम से। बेवकूफ़ वो नहीं, बेवकूफ़ हम लोग हैं। हमने क्या किया, एसेट की अमाउंट जो है पूरी राइट ऑफ कर दी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई, फेयर रिजल्ट आया नहीं, फेयर कैलकुलेशन हुई नहीं, जिसकी वजह से रॉन्ग डिसीजन मेकिंग हो गई, बिजनेस अब बंद पड़ गया, ठीक है। तो सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए भी डेप्रिसिएशन लगानी जरूरी होती है। और लास्ट है स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट से मतलब है, अब इनकम टैक्स एक्ट कहता है डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है, कोई चॉइस नहीं है, डेप्रिसिएशन लगानी है। कंपनी एक्ट भी बोलता है कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है। मिनिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के अकॉर्डिंग, उनके मिनिमम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिए गए हैं, उनके उस रेट के अकॉर्डिंग आपको डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है, कोई चॉइस नहीं है, ठीक है जी। कोई आपको चॉइस नहीं है कि डेप्रिसिएशन मत लगाओ, कोई चॉइस नहीं है।
इसका मतलब है एक और पर्पस ये भी है कि भाई स्टैट्यूटरी जो रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिलमेंट के लिए, उसकी कंप्लायंस के लिए हमें मजबूरी से डेप्रिसिएशन लगानी ही लगानी है, जिसके लिए कोई चॉइस ऑप्शन नहीं है मेरे बच्चों हमारे पास। ठीक है जी, ये 5 कारण थे जिसकी वजह से हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं। पहला, फेयर रिजल्ट देखने के लिए, फेयर पोजीशन जानने के लिए, एसेट की सही वैल्यू के लिए, और फंड जनरेट करने के लिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, नो कंप्लायंस करने के लिए। ठीक है जी, चलिए अब हमारा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल पे आएंगे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में आएंगे। फैक्टर्स इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं डेप्रिसिएशन को मेजर करने के लिए। एस्टिमेशन ऑफ एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट इजी। बिल्कुल जी, वो थोड़ी ना पता है यार एक्चुअल में पक्का ही 5 साल चलेगी, पक्का ही 4 साल चलेगी, आसान नहीं है, जस्ट आइडिया होता है, एस्टिमेट होता है। जनरली फॉलोइंग फैक्टर्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कहते हैं आमतौर पर ये फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए, निकालने के लिए। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये फैक्टर इस्तेमाल यूज किए जाते हैं। पहला, कॉस्ट ऑफ एसेट इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस फॉर द इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रायल रन एटसेट्रा। पहला फैक्टर क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट, कॉस्ट ऑफ एसेट जिसको हम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। तीसरा फैक्टर कौन सा होता है? स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ। तो चलिए तीनों चीजों के ऊपर अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। पहला क्या बोला मैंने? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट मीन्स amount incurred on asset by the business entity up to the date of asset ready to use. Up to the date of asset ready to use, जितना भी पैसा आपने खर्च किया है ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट होगा जो रेडी टू यूज तक का खर्चा हुआ है। एग्जाम्पल ले सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक, ये मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एसेट थी, इतने की एसेट आपने खरीदी दुकान से, शोरूम से, उसके ऊपर कुछ आपका इंस्टॉलेशन का खर्चा हो गया, इसमें आप ले सकते हो नॉन रिफंडेबल टैक्सेस ले सकते हो, इंक्लूडिंग नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल या नॉन एडजस्टेबल, जिसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। क्रेडिट का मतलब क्या है? एडजस्ट नहीं हो सकती। ठीक है जी, इंस्टॉलेशन चार्जेस आ जाएगा इधर, प्लस हो जाएंगे इरेक्शन चार्जेस, प्लस हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो जाएंगे,
ठीक है जी। या इसके अलावा कोई भी खर्चा हुआ है एसेट रेडी टू यूज। रेडी टू यूज का मतलब क्या है, आपने कोई भी एसेट खरीदी, ठीक है जी, कोई भी एसेट खरीदी, मान लीजिए एसी खरीदा, एसी खरीदा, उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इंस्टॉलेशन करने का इलेक्ट्रिशियन ने जो पैसे लिए वो आ जाएंगे। इलेक्शन का कोई दस्ते में थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आ गई, उसको सही करवाने के लिए पैसा खर्च किया, वो आ जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट आ जाएगा। रास्ते का मान लीजिए ऑटो वाले ने, टेम्पो वाले ने 500 रुपये ले लिया, वो भी ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। उसके अलावा आपने कोई वायरिंग लगाई, मान लीजिए स्प्लिट एसी के लिए आपने लंबी तार चाहिए थी आपको, आपने 5,000 रुपये की वायर परचेज करी, वो भी उसी का पार्ट होगा। उसके बाद आपने कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स परचेज करे एसी को क्या है फिटिंग करवाने के लिए, ठीक है, तो वो सारा क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है, यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या होती है, यूजफुल लाइफ होती है एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट, लाइफ ऑफ एन एसेट, और यू कैन से और expected number of years expected number of years for which asset will provide benefit। राइट, अंदाजा है कि इतने साल एसेट चलेगी, इतने साल बाद उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, ये एस्टिमेटेड होता है। ठीक है जी। यूजफुल लाइफ जो है हमेशा, ये नोट कर लीजिएगा, यूजफुल लाइफ नॉर्मली लेस देन फिजिकल लाइफ ऑफ एसेट। हमेशा जो एक्चुअल लाइफ है ना, उससे यूजफुल लाइफ कम ही होती है। राइट, फिजिकल क्या हो गया, एक्चुअल लाइफ, फिजिकल क्या हो गया, एक्चुअल लाइफ, यूजफुल एस्टिमेटेड, अंदाजा है। राइट, अब देखिए हमारी कहते हैं ना एवरेज, यार आजकल बंदा 50 साल 60 साल से ऊपर नहीं निकलता। जिस तरीके से खाने पीने आए हैं, दूध में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, टीके लगा के बनती हैं, राइट, और खाने पीने में चीज़ों में मिलावटें, जिस तरीके से केमिकल हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, बंदा 50-60 साल से ऊपर नहीं चलता। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई 60 साल प्लस हुआ तो उसको ले चलेंगे, चल भाई शमशान घाट, तेरी जो लाइफ है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है जी, एस्टिमेटेड लाइफ ख़त्म हो चुकी है, नहीं ना, बंदा जितने टाइम तक निकल सकता है निकल जाएगा। तो ऐसे ही एसेट की अंदाज़ा लगाया जाता है कि इतने साल चलेगी, हो सकता है उससे कम में ही पटाखा बोल जाए, हो सकता है उससे ज़्यादा चल पड़े। ठीक है जी। और तीसरा होता है साल्वेज वैल्यू, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू भी बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू और स्क्रैप, ये क्या होती है, रिलाइजेबल एस्टिमेटेड estimated realizable value of asset, estimated realizable value of asset which is to be recovered at the end of useful life, at the end of useful life। यूजफुल लाइफ
एक्सपायर होने के बाद हमें अंदाज़ा है कि हमारी जो एसेट है वो क्या हो जाएगी, इतने की बिक जाएगी। अंदाज़ा है कि इतने की बिक जाएगी, पर अंदाज़ा है ये तो, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन इसको देखते हुए हम चार्ज करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट को देखते हुए, यूजफुल लाइफ को, एस्टिमेटेड लाइफ को देखते हुए, डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू को देखते हुए लगाई जाएगी। ये फैक्टर कंसीडर किए जाएंगे व्हाइल चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। तो बच्चों अभी तक हमने डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन के कॉजेज क्या हैं, राइट, डेप्रिसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, किन ऑब्जेक्टिव की वजह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, राइट, और कौन कौन से फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, बहुत ही डिटेल में अच्छे तरीके से हमने किया, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन से शुरुआत करेंगे हमारा प्रैक्टिकल का सिलसिला। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।